हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्टिंग को और डिडक्ट कर दिया है और इस बार उन्होंने प्रिडिक्शन में कहा है कि इंडिया का जो इस साल का जीडीपी ग्रोथ होगा वो 6.5% होगा। पिछली जब इन्होंने प्रिडिक्शन की थी तो उस टाइम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को इन्होंने 7.5% कहा था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वर्ल्ड बैंक ने उसको रिडक्ट क्यों किया है और साथ ही साथ देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी साउथ एशिया की रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया इस करंट फिस्कल ईयर में स्लो डाउन फेस करेगा। अब वर्ल्ड बैंक ने एक और बात कही कि जिस तरह से कोविड ईयर में इंडिया की जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो गई थी और उसके अगले जो फाइनेंशियल ईयर में इंडिया काफी अच्छा रिकवर कर रहा था, बट यूक्रेन और रशिया की वॉर होने की वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस थे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं और वर्ल्ड लेवल पे इन्फ्लेशन जो है वो काफी हो चुकी है और इसकी वजह से दुनिया में जितने भी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहे हैं। दैट मींस वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर रहे हैं। अब हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होगा, जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर बोरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो डेफिनेट है इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स कम होगी तो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी जीडीपी भी क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, हमारी जो ग्रोथ प्रिडिक्शन है वो 7.5% से कम करके 6.5% कर दिया। अब वर्ल्ड बैंक है क्या, अगर हम थोड़ा बहुत वर्ल्ड बैंक के बारे में जाने। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है उन गवर्नमेंट को जिनकी इनकम जो है वो लो और मिडल है, ताकि वो अपने जो भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स है उनको परस्यू कर सके। बेसिकली लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो लोन्स है वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और इसकी फाउंडेशन जुलाई 1944 में हुई थी। इनका मोटो जो है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। दैट मींस पॉवर्टी रिमूवल इनका एक मेजर मोटिव कंसिडर किया जाता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के ग्रुप की बात करें तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 ग्रुप से बना हुआ है। अब इनमें से पहला क्या है, पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका जो फाउंडेशन था वो 1944 में होता। बेसिकली ये क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को। अगर मैं बात करूं कि इनिशियली जो आईबीआरडी है इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था यूरोपियन नेशंस में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी। तब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का क्रिएशन किया गया था और इसके जो मेंबर्स हैं इस टाइम पे 189 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की, जिसका फॉर्मेशन 1960 में किया गया था। ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं और ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं किन कंट्रीज को जो कि काफी पोरेस्ट है और वो डेवलपिंग नेशंस के अंडर आ रही है। और करंटली इनके जो मेंबर्स है वो है 174। ये दोनों 1 और 2 कंबाइनली मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक, बिकॉज इनका जो मेजर स्टाफ है वो क्या है, सेम है। तीसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो फॉर्मेशन था वो 1956 में हुआ था। अब इंटरनेशनल फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में अपने इन्वेस्टमेंट करे। और यही जो है ये बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इसके करंटली मेंबर्स हैं 185। उसके बाद है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसका फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। और बेसिकली ये भी क्या है, ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑफर करता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटीज, ताकि जितने भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो किसी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको किसी किस्म का डर ना लगे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि उनका जो एसेट्स जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो क्या है, सेफ है। और पांचवा इनके जो मेंबर्स है वो 181 है। और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका जो फॉर्मेशन था वो 1966 में हुआ था। अब ये क्या है, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था ताकि कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर एंड द स्टेट, मतलब जिस कंट्री में उस इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है, अगर मान लो सपोज वहां पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, दैट विल गो। ये जो 5 चीजें ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनाती है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो था वो वर्ल्ड बैंक के बारे में था। अब कुछ डिस्कशन करते हैं कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन क्यों आया हुआ है। तो पहला मेजर रीजन है वो है यूक्रेन रशिया वॉर।
अगर पुतिन और जेलेंस्की ये अपनी जिद से हट जाए तो दुनिया की काफी हद तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। बट मेरे को लगता नहीं है, दोनों जिद्दी किस्म के इंसान है और दोनों की वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई हुई है। कमोडिटीज के प्राइसेस पीक पे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट किया जा रहा है, जो रेट्स है उनको इंक्रीज किया जा रहा है। और रेट्स इंक्रीज करने का कारण ये भी है बिकॉज इनकी वजह से जो इन्फ्लेशन है काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो डेफिनेट सी बात है रेट्स को हाई करना पड़ेगा ताकि जो मनी सप्लाई है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अब मनी सप्लाई रिड्यूस होगा तो इन्फ्लेशन में कंट्रोल लाया जा सकता है। ये एक मेजर पर्पस है जो दुनिया की पूरी सेंट्रल बैंक्स है वो वर्क कर रही है। बट एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर जितनी ज्यादा हम पॉलिसी टाइट करेंगे तो रिसेशन आएगा, और आईएमएफ ने तो कह भी दिया कि जो रिसेशन है वो आने वाला है और आ ही गया है समझो। और इसके बाद अगर देखें तो जो बोरिंग कॉस्ट है वो काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। अगर वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा है। तो उनके अकॉर्डिंगली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो डैम्पर्ड होने वाली है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगी, कम होगी इंडिया में। अब ये कम क्यों होगी, बिकॉज आपको पता है जब अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है, जब हमें लग रहा है कि हाँ किसी ना किसी तरह की इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो आने वाली है, तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि वो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करे जिस टाइम पे जो ग्रोथ है वो पॉसिबल लाइकली ग्रोथ लग नहीं रही। ग्रोथ का डाउन होना बिल्कुल जरूर होगा ही होगा, डाउन होना। अब जरूरी वाली बात क्या है, ये हो गई क्योंकि अगर हम पिछले कुछ क्राइसिस की बात करें, चाहे हम ईस्ट एशियन क्राइसिस की बात करें, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, यूरोजोन क्राइसिस की बात करें, जब भी ऐसा क्राइसिस आया है तो उससे अगले साल हमारी जो ग्रोथ है वो हमेशा क्या गई है, डाउन गई है। तो प्राइवेट इन्वेस्टर को इस चीज का डर लगता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो बोरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो चुके हैं। और जब भी इंटरेस्ट रेट हाई हो गए तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि हम इन्वेस्टमेंट करें। बट एक जो पॉजिटिव चीज अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कही है कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक साइंस है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। वो क्या है, काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं दुनिया फेस कर रही है, बट वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ कहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट है कोविड-19 की रिकवरी के बाद काफी ज्यादा हुए थे। अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपैरिजन करें इस चीज का, तो इंडिया ने स्ट्रांगली रिकवर किया था इस सेक्टर में। और इंडिया को किस चीज ने हेल्प की थी, बेसिकली देखो इंडिया के पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 630 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स अवेलेबल थे। ये हमें काफी ज्यादा जो है रेजिलियंस प्रोवाइड करता है हमारी कंट्री के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए। बिकॉज देखा जाए इंडिया के जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स है वो कम है, और साथ ही साथ हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है। तो किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी में हमारे पास 9 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ था, जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल था। बट फिर भी इंडियन इकोनॉमी को 100 बेसिस पॉइंट से जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इस इकोनॉमी को क्या कहा है कि ये डाउन होगी 100 बेसिस पॉइंट से, मतलब 1% उनका जो ग्रोथ रेट है वो कम प्रिडिक्ट किया है। अब इसका कारण उन्होंने क्या कहा है, देखिए पहली बात तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में डाउनफॉल चल रहा है, और डाउनफॉल होने की वजह से ही इंडिया की जो जीडीपी प्रिडिक्शन की है वो कम की है। बट अगर हम दूसरी साउथ एशियन कंट्री से इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करें तो दूसरी साउथ एशियन कंट्री से इंडियन इकोनॉमी काफी बेटर परफॉर्म कर रही है। अब ये साउथ एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, इनसे तो काफी बेटर इंडिया ने परफॉर्म किया है। अगर कोविड ईयर की बात करें तो कोविड ईयर में इनसे भी कम हमारा जीडीपी था, हमारा नेगेटिव में चला गया था जीडीपी, बट स्टिल अब हमारी जब रिकवरी हो रही है तो बहुत ज्यादा अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। और रिवाइज साउथ एशियन ग्रोथ प्रोजेक्शन के बारे में अगर जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, तो वो कहते हैं कि 6.8% से जो ग्रोथ है वो कितनी रह जाएगी, 5.8%। मतलब यहाँ पे भी जो एनुअल ग्रोथ है वो 1% से डिक्लाइन कर दी है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर के बारे में कुछ बात कही। तो जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है हैंस टिमर, उन्होंने कहा कि जो सेकेंड हाफ होगा काफी कंट्रीज के लिए एज वेल एज इंडिया उसके लिए वीक रहेगा, बिकॉज इसके दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर ये है कि जो हाई अर्निंग इनकम कंट्रीज है उनकी जो रियल इकोनॉमी है वो डाउन होगी, और अगर रियल इकोनॉमी उनकी डाउन होगी तो डेफिनेटली बात है उनकी जो इनकम लेवल्स है वो क्या होंगे, कम होंगे। और अगर इनकम लेवल कम होंगे तो बेसिकली इंडिया को भी इसका नुकसान हो सकता है। कैसे इंडिया को नुकसान हो सकता है, अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है,
अगर दूसरी जो हाई इनकम अर्निंग कंट्रीज है उनकी इनकम कम होगी तो इंडिया के डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल टाइटनिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की वो कंटिन्यू रहेगी। फेडरल रिजर्व भी 4-4.5% के अराउंड तक क्या कर सकता है, अपनी जो रेट्स है उसको लेके जा सकता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। और तो सेकेंड हाफ जो है हमारे इस कैलेंडर ईयर का ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो ये सब कुछ वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और बेसिकली उन्होंने इतना प्रिडिक्ट कर दिया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में डाउनफॉल है उसका जो इंपैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी पे डेफिनेटली आने वाला है। और आईएमएफ ने भी, देन यूएनसीटीएडी ने भी जो इंडिया की जो जीडीपी प्रिडिक्शन है उनको कम कर दिया था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है साथ ही साथ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।